दुनिया में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिन्हें म्यूजिक का ऐसा गिफ्ट मिलता है कि उनकी आवाज जिंदगी और मौत के बीच का पर्दा तोड़ सकती है। उनका म्यूजिक पास्ट और फ्यूचर की आत्माओं को बुला सकता है। अलग अलग कल्चर में इसे अलग अलग नाम दिया गया। आयरलैंड में फिली, अफ्रीका में ग्रियोट्स, और ये लोग अपनी कम्युनिटी को हील भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पावर बुरी आत्माओं को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सिनर में ऐसा है क्या कि इसे ऑस्कर मिला। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कहानी सुननी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसके बारे में बताऊंगी कि आखिर इसको ऑस्कर मिला क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिनर्स की, एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जो 1930s के मिसिसिपी के छोटे से शहर क्लर्कडेल में सेट है। कहानी दो जुड़वा भाइयों स्मोक और स्टेक को फॉलो करती है, जो सालों बाद अपने होम टाउन वापस आते हैं एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात उनका इंतजार कर रही है। ये दोनों 7 साल बाद शिकागो से लौटे हैं। वहाँ ये क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहे थे। अपने इल्लीगल पैसों से ये एक रेसिस्ट व्हाइट आदमी हॉगवुड से एक लकड़ी का कारखाना और उसके आसपास की जमीन खरीद लेते हैं। उनका प्लान होता है वहाँ एक म्यूजिक और डांस क्लब खोलना, ताकि ब्लैक कम्युनिटी के लोग खुलकर जी सकें और अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकें। इस मिशन में उनके साथ जुड़ता है उनका कजन सैमी, जो एक टैलेंटेड ब्लूज म्यूजिशियन है। उसका डैड एक पादरी है जो उसे वार्निंग देता है कि ब्लूज म्यूजिक पाप है। ओपनिंग से पहले स्मोक थोड़ा कॉशियस होता है और उसे लगता है कि इतनी जल्दी क्लब ओपन करना थोड़ा रिस्की है। लेकिन स्टैक फुल कॉन्फिडेंट है और उसी रात ओपनिंग करना चाहता है। दोनों भाई अलग अलग जाकर लोगों को इनवाइट करते हैं। स्मोक अपने पुराने दोस्त ग्रेस और बोचो को ग्रोसरी सप्लाई के लिए बुलाता है और फिर अपनी वाइफ एनी से मिलता है। एनी हुडू मैजिक पर यकीन करती है और पहले भी उन्हें प्रोटेक्ट कर चुकी है। लेकिन स्मोक उससे सवाल करता है कि अगर मैजिक इतना पावरफुल था तो इनकी बेटी क्यों नहीं बची। फिर भी वो एनी को क्लब में काम करने के लिए बुला लेता है क्योंकि वो अंदर से अब भी उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ स्टैक सैमी को रेलवे स्टेशन ले जाता है और उसे जिंदगी और रिश्तों के बारे में समझाता है। वो रिवील करता है कि सैमी का गिटार चार्ली पैटन का लेजेंडरी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। दोनों डेल्टा स्लिम जैसे फेमस म्यूजिशियन को भी क्लब के लिए कन्विंस कर लेते हैं। स्टैक अपनी एक्स लवर मैरी से भी मिलता है, जिसे उसने पहले प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दिया था, जबकि सैमी एक शादीशुदा औरत पर्लिन से मिलता है और उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। रास्ते में चेन गैंग को दिखाया जाता है। डेल्टा स्लिम बताता है कि के ने उसके दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वो कॉनब्रेड को बाउंसर के तौर पर हायर कर लेते हैं। इसी दौरान एक एंशिएंट आयरिश वैम्पायर रेमिक भी इंट्रोड्यूस होता है, जो हंटर से बचने के लिए एक कपल को वैम्पायर बना देता है। फिर आती है ओपनिंग रात। क्लब पूरा भरा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, लोग पैसा नहीं बल्कि लोकल करेंसी यूज कर रहे हैं, जो बिजनेस के लिए खतरा है। सैमी और पर्लिन इमोशनली क्लोज हो जाते हैं और सैमी स्टेज पर परफॉर्म करता है। उसका ब्लूज म्यूजिक इतना पावरफुल होता है कि जिससे पास्ट और फ्यूचर की आत्माएं वहां आ जाती हैं और यहीं से वैम्पायर्स का कनेक्शन ट्रिगर होता है। रेमिक और उसके वैम्पायर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। रेमिक क्लब के बाहर आकर एंट्री के लिए डील ऑफर करता है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता। कॉनब्रेड बाहर जाता है और वैम्पायर बन जाता है। यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। सैमी और स्मोक के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि सैमी म्यूजिक करियर के लिए शिकागो जाना चाहता है, जबकि स्मोक उसे चर्च म्यूजिक तक लिमिटेड रखना चाहता है। मैरी चुपके से रेमिक का भरोसा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन खुद वैम्पायर बन जाती है। वो क्लब में वापस आकर स्टेक को सिड्यूस करके मार देती है। स्मोक सब देख लेता है और मैरी पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाती है। अब क्लब एक मौत का जाल बन चुका है। स्मोक पार्टी बंद कर देता है, लेकिन जो बाहर जाता है वो वैम्पायर बन जाता है। ग्रेस बो को हेल्प के लिए भेजती है, लेकिन वो भी वैम्पायर बन जाता है। एनी को एहसास होता है कि ये वैम्पायर्स हैं, इसलिए वो रूल्स एक्सप्लेन करती है। वैम्पायर्स को सिर्फ सूरज की रोशनी, चांदी या लकड़ी की नोकदार कील से मारा जा सकता है। जब तक उन्हें अंदर न बुलाया जाए वो नहीं आ सकते, और एक बार वैम्पायर बन गए तो वापस नॉर्मल नहीं होते। रेमिक एक डील ऑफर करता है कि या तो सैमी को दे दो तो वो सबको छोड़ देगा। वो कहता है वैम्पायर बनकर वो लोग अमर हो जाएंगे और रेसिज्म से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप मना कर देता है। ग्रेस गुस्से में वैम्पायर्स को अंदर बुला लेती है और यहीं से फुल केओस शुरू हो जाता है। ग्रेस और बो एक दूसरे को मार डालते हैं। एनी को स्टैक काट लेता है
और स्मोक मजबूरी में एनी को खुद मार देता है। डेल्टा स्लिम सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देता है। फाइनल फाइट में स्मोक, सैमी और पर्लिन भाग निकलते हैं, लेकिन रैमिक उन्हें घेर लेता है। पर्लिन अटैक करती है पर फेल हो जाती है, वो मारी जाती है। सैमी नदी तक पहुंच जाता है। जैसे ही रैमिक उसे मारने वाला होता है, सैमी अपना गिटार तोड़कर रैमिक के सिर पर वार करता है और उस गिटार में सिल्वर होता है जो वैम्पायर्स को कमजोर कर देता है। उसी वक्त सूरज उगता है। स्मोक आकर रैमिक को खत्म कर देता है और धीरे धीरे सारे वैम्पायर्स जलकर खत्म हो जाते हैं। आखिर में स्मोक सैमी को कहता है कि घर जाओ और गिटार को हिफाजत से रख दो। फिर वो सच बताता है कि वो गिटार असल में उसके डैड का था, चार्ली पैटन का नहीं। इसके बाद स्मोक हॉगवुड और के वालों को मार देता है, लेकिन फाइट के बाद वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है और मरने लगता है। अपने आखिरी पलों में उसे एनी और अपनी बेटी नजर आती हैं, जबकि सैमी चर्च वापस जाता है, लेकिन म्यूजिक को छोड़ता नहीं। वो अपना सपना फॉलो करता है और शिकागो चला जाता है अपना म्यूजिकल सफर जारी रखने के लिए। 60 साल बाद स्टैक और मैरी, जो अब भी वैम्पायर्स हैं, वापस आते हैं। वो सैमी को अमर होने का ऑफर देते हैं, लेकिन सैमी मना कर देता है। वो कहता है वो मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन था जब तक सब कुछ खराब नहीं हो गया। और स्टैक बोलता है वो आखिरी वक्त था जब मैंने अपने भाई को, सूरज को और आजादी को देखा। इसी डायलॉग के साथ मूवी खत्म होती है। चलिए अब इस वीडियो का थोड़ा डीप एनालिसिस कर लेते हैं। मूवी में ब्लूज को सिर्फ म्यूजिक नहीं दिखाया गया, बल्कि ये ब्लैक कम्युनिटी की यादों, दर्द और पहचान का हिस्सा है। जब सैमी गिटार बजाता है और वैम्पायर्स उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई सुपरनैचुरल ताकत जग गई। ये एक मेटाफोर है। म्यूजिक में इतनी ताकत होती है कि वो गुजरे हुए कल, आज और आने वाले कल को एक साथ जोड़ देता है। ये उनकी हिस्ट्री और दर्द को जिंदा रखने का जरिया था। इस फिल्म में वैम्पायर सिर्फ डराने वाले मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो उन लोगों और सिस्टम का सिंबल है जो दूसरों के कल्चर, टैलेंट और पहचान का फायदा उठाते हैं। रैमिक के की तरह खुलेआम नफरत नहीं करता, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, आजादी और अमर करने का अट्रैक्टिव ऑफर देता है। रैमिक सैमी की म्यूजिक को सुनना नहीं, उस पर कब्जा करना चाहता है, जो बिल्कुल उस हिस्ट्री की तरह है जहां ब्लूज, जैज और रॉक जैसे म्यूजिक जॉनर ब्लैक कम्युनिटी से निकले, लेकिन उनका प्रॉफिट और कंट्रोल वाइट डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज के पास चला गया। फिल्म सिनर में 2 अलग टाइप के विलन्स दिखाए गए हैं जो रेसिज्म और जुल्म के 2 डिफरेंट फॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है ओपन एविल के जो डायरेक्ट रेसिज्म का सिंबल है। ये खुलकर वायलेंस करता है, लोगों को डराता है और ब्लैक कम्युनिटी को फिजिकली सप्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा है सेडेक्टिव एविल यानी वैम्पायर्स, जो उससे बिल्कुल उलट है। ये बिलोंगिंग, फ्रीडम और इमॉर्टैलिटी के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये जोर जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि लालच देते हैं और धीरे धीरे आपकी पहचान को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस तरह सिनर्स दिखाती है कि असली खतरा सिर्फ मारने वाला नहीं होता, बल्कि वो भी होता है जो तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें ही खत्म कर दे। जुक जॉइंट उस दौर का एक टेम्पररी सेफ स्पेस था जहां लोग दुख भूल सकें, इसलिए पूरी फिल्म एक ही रात में सेट है, जैसे खुशी का एक छोटा सा या कमजोर लम्हा हो जो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। वहीं स्मोक और स्टैक एक ही इंसान के 2 हिस्से हैं। स्मोक दिखाता है फर्ज और जिम्मेदारी को, जबकि स्टैक दिखाता है आजादी और खुशियों को। स्टैक आजादी और अमर होने के चक्कर में अपनी इंसानियत खो देता है, जो सिखाता है कि बिना बैलेंस के आजादी सिर्फ बर्बादी लाती है। सैमी के डैड ब्लूज को ब्लूज म्यूजिक कहते हैं, पर फिल्म दिखाती है कि सिर्फ दर्द को दबा देना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना ही असली हीलिंग है। सैमी का कैरेक्टर आर्क इसी बदलाव को दिखाता है। वो आखिर में चर्च के उन सख्त नियम कायदों को छोड़कर ब्लूज म्यूजिक और अपनी असली पहचान को चुनता है। जब दिस लिटिल लाइट ऑफ माइंड गाना बजता है, वो सिर्फ एक गाना नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा पल बन जाता है जहां उसकी आत्मा की आवाज और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी दोनों एक हो जाते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। वैम्पायर्स का बिना परमिशन घर के अंदर न आ पाना ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म का नियम नहीं है। ये रूल दिखाता है कि बुराई आपकी जिंदगी में तभी दाखिल हो सकती है जब आप उसे खुद रास्ता दें, चाहे वो आपकी अपनी कमजोरी हो या आपका इमोशनल ब्रेकडाउन। जब क्लब में लोग असली पैसों की जगह अपने मालिकों के चलाए हुए कूपन्स यूज करते हैं, ये सिर्फ बैकग्राउंड का कोई आम डिटेल नहीं है।
ये इस फिल्म का सबसे बड़ा सोशो इकोनॉमिक सिंबल है। यानी पेपर पर तो गुलामी ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, पर उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गुलामी ने बस अपना रूप बदल लिया था और वो इकोनॉमिक स्लेवरी बन चुकी थी। यानी आजादी सिर्फ नाम की थी, कंट्रोल अब भी उन्हीं का था। बस फर्क इतना था कि अब ये कंट्रोल बहुत ही शातिर तरीके से चलाया जा रहा था। अब बात करते हैं सूरज की। जब सूरज उगता है और वैम्पायर्स जलने लगते हैं तो वो सिर्फ एक जीत का सीन नहीं है। सूरज यहाँ सच्चाई, हकीकत, इंसानियत और अमरता को रिप्रेजेंट करता है। वैम्पायर अमर होते हुए भी सच में जिंदा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी होती है। दूसरी तरफ स्मोक है, जो इमोशनली और स्पिरिचुअली बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि उसने अपनी इंसानियत, अपने रिश्तों को कभी छूटने नहीं दिया। और इसी वजह से फिल्म के आखिर में जब स्मोक अपनी बीवी और अपनी बेटी को मरने के बाद की दुनिया में देखता है, वो पल बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो मोमेंट ये दिखाता है कि स्मोक ने अपने सारे दर्द और स्ट्रगल के बाद आखिर में सुकून और एक्सेप्टेंस को पा लिया। 60 साल बाद वाला सीन सिनर का सबसे ट्रैजिक और इमोशनल मोमेंट है। स्टेक अमर तो है, पर उसने अपनी जिंदगी का हर एक कीमती हिस्सा खो दिया। अपना भाई, सूरज की रोशनी, अपनी इंसानियत और अपनी आज़ादी। उसका जिंदा रहना अब कोई तोहफा नहीं, बल्कि कभी न खत्म होने वाला दुख बन चुका है। इसीलिए उसका ये डायलॉग, लास्ट टाइम आई सीन द सन, सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, बल्कि एक गहरा सच है कि अपनों के बिना किसी बिलोंगिंग के अमर हो जाना भी एक श्राप बन जाता है। दूसरी तरफ सैमी का जवाब इस फिल्म का इमोशनल कोर साफ कर देता है। इतने दर्द और ट्रॉमा के बाद भी वो मानता है कि वो रात उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि उस एक रात में म्यूजिक बिल्कुल साफ था, लोग जिंदा थे और सबने सच में आजादी को महसूस किया, चाहे वो आजादी बस कुछ पलों की ही क्यों न हो। यही कंट्रास्ट इस फिल्म को सबसे अलग बनाता है। एक तरफ एक ऐसी एंडलेस जिंदगी है जो बिल्कुल खोखली है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा टेम्परेरी लम्हा जो मरते मरते भी जिंदगी को पूरा मतलब दे जाता है। अब आता है वो सवाल जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, आखिर सिनर को ऑस्कर क्यों मिला? सिनर्स को ऑस्कर सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो एक अच्छी हॉरर मूवी थी। उसे पहचान इसलिए मिली क्योंकि उसने हॉरर, हिस्ट्री, म्यूजिक और सोशल कमेंट्री को एक ऐसे पावरफुल तरीके से कंबाइन किया जो बहुत कम फिल्म्स कर पाती हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी क्लियर करना जरूरी है। सिनर ने बेस्ट पिक्चर नहीं जीता, लेकिन इसने 16 ऑस्कर नॉमिनेशन का हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया और 4 मेजर ऑस्कर्स जीते। बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। माइकल बी जॉर्डन की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उन्होंने दोनों जुड़वा भाइयों का रोल निभाया है, लेकिन दोनों कैरेक्टर सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि पर्सनालिटी, ट्रॉमा और बॉडी लैंग्वेज के लेवल पर बिल्कुल अलग फील होते हैं। स्क्रीन पर कब स्मोक है और कब स्टैक, ऑडियंस कभी कंफ्यूज नहीं होती, और इसी कमाल की एक्टिंग और इमोशनल मिस्ट्री की वजह से उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रायन कुगलर का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले सिनर की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने इस वैम्पायर हॉरर को सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं बनाया, बल्कि ब्लैक कम्युनिटी के एक्सप्लॉयटेशन, रेसिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी जैसे थीम को भी एक्सप्लोर किया है। फिल्म के वैम्पायर्स असल में उन लोगों का सिंबल है जो दूसरों के टैलेंट और कल्चर का फायदा उठाते हैं। इसीलिए राइटिंग और पावरफुल स्टोरी टेलिंग की वजह से उन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिला। ऑस्कर्स हमेशा से ही हॉरर जॉनर को इग्नोर करते आए हैं, लेकिन सिनर्स ने इस पुरानी दीवार को तोड़ दिया। इस फिल्म में सिर्फ डर, जंप स्केयर्स और एक्शन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सोशल और इमोशनल मैसेज है जो इसे एक एलिवेटेड हॉरर बनाता है। एक्टिंग और राइटिंग के साथ साथ इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी अपने आप में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। ऑटम डोरल्ड ने मिसिसिपी डेल्टा के खूबसूरत लैंडस्केप्स, मोमबत्ती की रोशनी में शूट किए गए सीन्स और जुग जॉइंट को स्क्रीन पर बिल्कुल एक कविता की तरह उतार दिया, और इसी कमाल के काम के लिए उन्हें बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का ऑस्कर मिला, और वो ये अवार्ड जीतने वाली हिस्ट्री की पहली फीमेल विनर बनी। कंपोजर लुडविग गॉरेंसन ने ब्लूज, गॉस्पेल और हॉरर स्कोर को इस तरह मिक्स किया कि एक ऐसा साउंड निकल कर आया जो हर एक कैरेक्टर के दुख और उनके जज्बातों को सीधा आपके दिल तक पहुंचाता है, और इसी कमाल के काम के लिए उन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर मिला। पर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? ये क्रिटिक्स और आम ऑडियंस दोनों से बिल्कुल बराबर कनेक्ट कर पाई। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने इसके गहरे थीम्स को सराहा, तो वहीं ऑडियंस ने इसके पूरे एंटरटेनमेंट और डर को एंजॉय किया, और ऑस्कर की हिस्ट्री में ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है।
प्रेजेंटेशन भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर था। एक प्रीडोमिनेंट ब्लैक कास्ट के साथ इस फिल्म ने ऑस्कर की लगभग हर बड़ी कैटेगरी में अपनी जगह बनाई और पूरे 16 नॉमिनेशंस के साथ एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। हाँ, कुछ लोगों का मानना जरूर था कि फिल्म थोड़ी ओवररेटेड है और इतने सारे नॉमिनेशन डिजर्व नहीं करती, लेकिन इसके सपोर्टर्स का जवाब बिल्कुल साफ था कि सिनर्स ने एक हॉरर जॉनर को एक सीरियसली आर्टिस्टिक लेवल पर पहुंचाया और सारी पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ दिया। और यही वजह है कि लोग आज इसे सिर्फ एक आम जॉनर फिल्म या हॉरर मूवी नहीं मानते, बल्कि इसे 2020s की सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिकन फिल्म में गिना जाता है। चलिए यहीं वीडियो खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।